आपने ईमारस पीटी की तैयारी जो है आपने किस तरीके से शुरू की? ईमारस टीजीटी का जो पीटी पद है इसकी सैलरी क्या है सर? ईमारस में चयन होने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चेंजेस आए? ईमारस टीजीटी पीटी जो मेल पद है इसकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है सर? सिलेक्शन प्रोसेस में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण चरण कौन-सा था? पीईटी के लिए सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल या फिर मैं कहूँ तो रिसोर्सेज़ कौन से रहे जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की हो पढ़ने की? रिटन एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने की आपकी मुख्य स्ट्रैटेजी क्या थी? पीईटी रिटन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक कौन से रहे? फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर रहते हैं इनको रिटन प्रिपरेशन और अपनी फिजिकल फिटनेस को ये किस तरीके से बैलेंस करते हैं? हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नई वीडियो के साथ और आज मैं बात करने वाला हूं ईमारस में सेलेक्टेड हमारे साथ टीजीटी पीईटी मेल के पद पर हमारे साथ सर जो आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की और क्या चीज़ें उनकी जीवन में उन्होंने अपनाई जिस चीज़ के लिए वो आज इस पद पर कार्यरत हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे चलूँगा सर की ओर। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सभी लोगों को। मैं राजेश कुमार प्रॉपर उत्तर प्रदेश रायबरेली का रहने वाला हूँ। बछरावा मेरा जी सर। विधानसभा क्षेत्र लगता है और मेरा घर भी है बछरावा में। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई बछरावा से ही हुई है। उसके बाद बीपीएड हुआ, एमपीएड हुआ। मेरा नेट भी क्वालिफाई है और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब भी किया है, प्राइवेट जॉब भी किया है एंड नाउ फाइनली सेलेक्टेड इन आपका ईएमआरए से मेरा सिलेक्शन हुआ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर और बहुत-बहुत बधाई आपको। चलिए मैं सबसे पहले मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, आपने ईएमआरएस पीटी की तैयारी जो है आपने किस तरीके से शुरू की थी? देखिए, मेरा पूर्व से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मेरा तैयारी चलता रहा है, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट पेपर जिसको टियर 1 इस बार दिया गया है। जी, जी। तो फर्स्ट पेपर जो रहा है वो उसमें जीएस का एग्ज़ाम, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर साइंस ये सब चीज़ें मेरा पहले से चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तहत मेरी तैयारी होती रही है, तो उसमें मुझे जी, कोई दिक्कत नहीं रही। और रहा दूसरे सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट जो फिज़िकल एजुकेशन रहा है, जी, तो वो मेरा उसके लिए मैं थोड़ा समय निकाल कर के श्री श्यामनारायण सर जो हमारे अच्छे सर हैं, जी, जिनकी वजह से हम लोगों को काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहा है। जी, जी। उनके माध्यम से मेरा अ, थोड़ा-सा गाइडेंस होता रहा है, जिसकी वजह से मुझे सफलता जी। मिलने में आसानी हुई। इसके लिए सर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या थी? टीजीटी, पीईटी के लिए तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बीपीएड था जी, और बीपीईएस जिसने किया हुआ था, उसको भी जॉब दिया गया तो है। वहाँ से भी कहीं न कहीं चीज़ें समझने को, सीखने को मिली जी, होंगी बिल्कुल, सिलेबस का। जहाँ बीपीएड भी किया था, तो बीपीएड में पढ़ाई भी बेसिक स्तर की पढ़ाई अच्छी थी। मास्टर डिग्री किया हूँ, उसमें भी पढ़ाई अच्छी थी। तो जी, उससे भी काफ़ी मदद मिली है क्योंकि जब आप अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीरता में रहते हैं, तो आगे आने वाली तैयारी पे आपको कम फ़ोकस करना रहता है, बिल्कुल अपनी सर, मेहनत कम करनी रहती है। बिल्कुल सर। जी। चलिए सर अगला सर आपसे प्रश्न रहेगा कि फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर रहते हैं इनको रिटन प्रिपरेशन और अपनी फिजिकल फिटनेस को ये किस तरीके से बैलेंस करते हैं सर? देखिए रिटन प्रिपरेशन तो मॉक टेस्ट दे करके और ओल्ड पेपर्स जो आए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके जी, तैयारी अच्छी की जा सकती है। जी, अब पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें फिज़िकल टेस्ट तो नहीं लिया गया था, जी, लेकिन अपनी फिज़िकल फ़िटनेस को बनाए रखने के लिए बिल्कुल सर। ज़रूरी है कि अपना जो स्पोर्ट्स का जो रूटीन पहले से बना हुआ है आप लोगों का, जी, तो उसको मेंटेन करते हुए रखना चाहिए हमेशा कि अपना जो स्पोर्ट्स का रूटीन है, मॉर्निंग एक्सरसाइज़, इवनिंग एक्सरसाइज़, जी, ये सब अपना रूटीन में रखेंगे तो आपका फिज़िकल भी अच्छा रहेगा एंड ओल्ड पेपर्स के सॉल्यूशन की वजह से आपका प्रिपरेशन भी अच्छी होती रहेगी। चलिए। सर अगला प्रश्न रहेगा पीईटी रिटन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक कौन से रहे सर? देखिए रिटन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग तो एनाटॉमी हो गया आपका जी, और टेस्ट मेजरमेंट हो गया जी, एंड बायोमैकेनिक्स का भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है जी, और मेन है कि आपका गेम्स का मेजरमेंट और उसका इवैल्यूएशन आना जी, कुछ चाहिए। तो जी। उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होते जी, हैं जी, जिनका उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको जी, पढ़ना आवश्यक है, जिनके माध्यम से आपको चलिए सर अच्छी बात है। अब आप तो सर क्वालिफ़ाइड हैं, तो मैं सर आपसे ही पूछना चाहूँगा कि रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने की आपकी मुख्य स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए मुख्य स्ट्रेटजी हमारी रही है कि हमने ओल्ड पेपर्स को सॉल्व किया है जी, और पेपर का पैटर्न देखा है कि पेपर पैटर्न कैसे आया था, चूँकि नेगेटिव मार्किंग था, जी, तो केवल उतना किया जितना मुझे सॉलिड आता था। जी, डाउट के आधार पर क्वेश्चन को करना कभी-कभी नेगेटिव में चला जाता है। जी, तो इस वजह से जो आपको सॉलिड आता हो, आप वही क्वेश्चंस करिए। तो और उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट काफ़ी दिए हैं, जी। तो जिनकी वजह से मुझे काफ़ी आसानी रही एग्ज़ाम को देने में।
चलिए बहुत अच्छी बात है सर। चलिए सर, अगला प्रश्न आपसे रहेगा सर। पीईटी के लिए सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल या फिर मैं कहूँ तो रिसोर्सेज कौन से रहे जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की हो पढ़ने में? देखिए, स्टडी मटेरियल में मैंने पहले भी बोला है आपको, ओल्ड एग्ज़ाम पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। जी, दूसरा, यूथ पब्लिकेशन का जो पुराने ओल्ड पेपर्स का पूरा संकलन दिया होता है, जी, जी, तो उससे हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। जी, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, जी, 12 की आती है एनसीईआरटी की, जी, फिजिकल एजुकेशन की, वो भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट की है हमको। जी, और श्याम नारायण सर की बुक है, जी। उस बुक के माध्यम से हमें काफ़ी मदद मिली। चलिए, कहते हैं कि एनसीईआरटी तो आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हों, उसमें एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहती है उस चीज़ की, क्योंकि वो ना बेसिक चीज़ों को आपको क्लियर कर देता है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप सभी को। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। सर अगला आपसे प्रश्न रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण चरण कौन-सा था सर? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में चुनौतीपूर्ण चरण तो कुछ भी खास नहीं रहा है। जी, बाकी क्योंकि मेरी पूर्व तैयारी पहले से थी, जी, नोटिफिकेशन सही से देखा हुआ था, जी, तो एग्ज़ाम के लिए मैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर था कि एग्ज़ाम कैसे देना है। जी, अब रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंट्स भी ईएमआरएस के नोटिफिकेशन में क्लियर दे दिया गया था कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जाने हैं। जी, तो जी। उन डॉक्यूमेंट्स को समय रहते पहले से ही तैयार कर लिया गया था, तो जिसकी वजह से मेंटली प्रेशर किसी चीज़ का नहीं रहा है। बट हाँ, थोड़ा-सा स्टार्टिंग करना जो नर्वसनेस रहता है, वो तो भई सभी को रहता है, जी, तो वो चीज़ें पहले उसका से नहीं सामना पता होते कि आगे क्या होने उसका वाला है। सामना सभी ने किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन कोई स्पेशल प्रेशर देखा जाए तो वो नहीं था। बिल्कुल सर। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस दिन सर आपका रिज़ल्ट आया था, उस दिन कैसा लग रहा था आपको सर? देखिए, ये तो एक वास्तविक घटना है कि 22 जनवरी को रिजल्ट आया था, जी सर। और श्री राम जी का मंदिर का उद्घाटन भी, भव्य बिल्कुल उद्घाटन भी उसी उसी दिन दिन हुआ हुआ था। था। जी, उसी दिन हम लोगों का रिजल्ट आया, तो बहुत खुशी हुई इस चीज़ को जान करके। मेरे सभी लोगों को, जो भी जानकार थे, जो भी रिश्तेदार थे, सभी को जान जी। के बहुत खुशी हुई। खास करके मेरे पिताजी को, भाई को काफ़ी खुशी हुई। बहुत अच्छा पल होता है सर। मेरा भी उसी दिन ही रिज़ल्ट आया था, तो काफ़ी चीज़ें, मैं तो सर रात भर सो नहीं पाया था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं जी, जी। काफ़ी। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। चलिए सर अब मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा, इमारत टीजीटी, पीईटी जो मेल पद है, इसकी वर्क प्रोफ़ाइल क्या रहती है सर? देखिए, इसमें आपको ये जो कि एमआरएस के स्कूल क्लास 6 से लेकर के 12 तक है। जी, तो चूँकि पद तो टीजीटी का पद होता है क्लास 6 से लेकर के 10 तक आपको पढ़ाना होता है। जी, लेकिन अब अगर पीजीटी का पद तो क्रिएट हुआ नहीं है, जी, और 11 और 12 में भी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट चलता है, तो आपको 11 और 12 की भी क्लासेस लेनी पड़ सकती हैं, और लेनी पड़ती भी हैं। मैं खुद ही 12 तक की क्लासेस लेता हूँ। जी, उसके बाद आपको मॉर्निंग में पीटी एक्सरसाइजेस कराना होता है, जी। शेड्यूल के अकॉर्डिंग में। दोपहर में आपकी क्लासेस होती हैं, एंड इवनिंग में फिर से आपका गेम्स गेम्स का पीरियड। पीरियड होता है, जी, जिसमें कि आपको बच्चों को विभिन्न-विभिन्न गेम के बारे में आपको अलग-अलग बिल्कुल, बताना बिल्कुल। होता है। और ईमारस के आपके नेशनल गेम्स होते हैं, जिसमें बच्चों को आपको पार्टिसिपेट कराना होता है। जी, सीबीएसई स्तर के गेम होते हैं, जिनमें भी बच्चों को आपको पार्टिसिपेट कराना होता है। तो बच्चों का फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से प्रिपेयर रखने की ज़िम्मेदारी आपकी होती जी, बिल्कुल, बहुत है। जी। अच्छा। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि हमारे एक स्कूल का बच्चा अभी नेशनल खेल के आया है और उसमें ब्रॉन्ज मेडल इसको मिला है, तो उसके लिए सर आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। और उस बच्चे का नाम गंगा पोडियामी है और सर के मार्गदर्शन में वो जाकर के नेशनल खेल के आया है, ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। चलिए सर, इसके बाद सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इमारत में चयन होने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चेंजेज़ आए? देखिए, जब आप, ज़ाहिर-सी बात है, कोई आप एक अच्छे पद पे पहुँचते हैं, एक जी, अच्छा सैलरी, एक अच्छा वेतनमान आना प्रारंभ हो जाता है, तो आपके लाइफ़स्टाइल में चेंजेस तो आते ही हैं। बिल्कुल सर। ठीक है? एक सामान्य स्थिति के से आप जब उच्च स्थिति की ओर बढ़ते हैं, तो लाइफ़स्टाइल में भी चेंज आता है। दूसरा, ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं, ज़िम्मेदारियों के बढ़ने के कारण आपके व्यावहारिक में भी चेंज बिल्कुल, आता है कि बिल्कुल आपका सर। व्यवहार भी उसी तरह से ज़िम्मेदाराना हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये सब काफ़ी बदलाव रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे थोड़ा-सा अपने आप में फ़ील होता है कि कुछ ज़िम्मेदारी है, तो उसको निभाना भी चलिए वो अच्छा भी एक लगता है। पॉज़िटिव चीज़ ही है। जी, जी। जी, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए सर आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, अ, काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं सर सैलरी को लेके, तो ईएमआरएस टीजीटी का जो पीईटी पद है, इसकी सैलरी क्या है सर? देखिए, ईएमआरएस का जो टीजीटी पीईटी का पद है, उसकी सैलरी अभी तो नेस्ट ने लेवल 6 रखा हुआ है। जी। चलिए सर, आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ईएमआरएस में आपको आकर कैसा लग रहा है और कैसा फ़ील करते हैं ईएमआरएस में आप? देखिए, एकलव्य स्कूल
मुख्यतः आप सभी को पता होगा कि आदिवासियों का स्कूल था। जी। तो इसको भारत सरकार ने हम लोगों को चयनित किया, हम लोगों के ज़िम्मेदारी पे स्कूलों को संचालित करने का मौका दिया। जी। तो अब हम लोगों का भी इस बात का दायित्व बनता है, ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों के लिए जो बेहतर हो सकता है, उस बेहतर को व्यवस्था को करें। जी। तो समय-समय पर सरकार के द्वारा हम लोगों को बहुत ही अच्छी सुविधाएँ और संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जी। तो इस समय एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अपने उठान की तरफ है बिल्कुल सर। और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा और मैं सभी साथियों से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि सभी का प्रयास रहेगा, जिसमें कि हम लोग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को और बहुत अच्छे स्तर तक ले जाने का ले पूरा प्रयास करेंगे बिल्कुल, और अपना बिल्कुल सर। 100% एफर्ट देंगे। बिल्कुल सर, सभी ये कोशिश करेंगे। चलिए सर, अगला प्रश्न आपसे रहेगा। अब आप इमारत में आ चुके हैं, जैसा कि सभी को पता है इमारत एक रेजिडेंशियल स्कूल है, जी, जी। तो वहाँ पर एक पारिवारिक माहौल की तरह हम लोग रहते हैं, तो सर आप कैसा फ़ील करते हैं? कैसे लोग हैं वहाँ पर? आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए हमारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मैं चूँकि सुकमा ज़िले में कार्यरत हूँ, छत्तीसगढ़ का सुकमा ज़िला वहाँ कार्यरत हूँ। जी। तो हमारे स्कूल में पूरे ऑल इंडिया से काफ़ी सारे स्टेट से अलग-अलग बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, जी। हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जी। काफ़ी जगहों से हमारे विभिन्न साथी लोग आए हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी। तो एक पारिवारिक माहौल है, विभिन्न प्रकार के हमारे जो टीचर्स हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छी नॉलेज वाले हैं और बच्चों की उन्नति में उनका बहुत अच्छा योगदान चल रहा है साथ में। जी। तो अब एक पारिवारिक माहौल है, एक हमारा घर होता है और एक हमारा कार्यस्थल होता है। कार्यस्थल में। तो ये कार्यस्थल का जो माहौल है बहुत अच्छा है, सभी साथ में मिलकर विभिन्न प्रकार के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल। और एक दूसरे के सुख-दुःख में साथी होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी साथियों के बीच में रह कर के और काम करते हुए बहुत ही अच्छा अनुभूति होती है इस चलिए, बात एक की। होता है सर घर हमारा, एक होता है कार्यस्थल, तो कार्यस्थल। यहाँ पे हम लोगों को दोनों चीज़ें मिल गई हैं एक यहाँ दोनों तरीके से। परिवार का माहौल मिल गया है, बिल्कुल। हमारे शिक्षक साथी भी हैं और शिक्षक भाई भी हैं, तो बिल्कुल इस सर। सबके साथ में अच्छा-सा चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चलिए, अब मैं अंतिम में सर आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो हमारे एमआरएस 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, जी। इसमें जो नए एस्पिरेंट आने वाले हैं, इनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी एग्ज़ाम आने वाला है सर। देखिए, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें 2 प्रकार के एग्ज़ाम्स होने हैं। पहला है आपका टियर 1 एंड दूसरा है टियर 2। करंटली फ़ोकस अभी जो एग्ज़ाम के दिन बचे हुए हैं, करंटली फ़ोकस आप टियर 1 पे करिए, क्योंकि टियर 1 क्वालीफाई होंगे, तभी टियर 2 में पार्टिसिपेशन का मौका है। तो टियर 1 में जीएस, हिंदी, इंग्लिश, नेगेटिव मार्किंग पे भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि जितने क्वेश्चन्स आपके सॉलिड हों, उतना करें। जी। अनावश्यक डाउट में क्वेश्चन को करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहता है, क्योंकि ये क्वालीफाइंग पेपर है। जी। तो इसको आप जितना क्लियर आता हो उतना ही अच्छा से करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टियर 2 में आप थोड़ा-सा वैसे रिस्क तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी 50-50 का डाउट है तो एक बार आप सोच सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल। रिस्क ले सकते हैं। तो और वो पुराने ओल्ड पेपर्स को आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, वो आपका हेल्पफुल करेगा। जी। चलिए सर, अंत में आप क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मोटिवेशनल मैसेज ये है कि जितने भी साथी लोग एएमआरएस में कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करने के लिए परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन सभी के लिए एक संदेश यही है कि रेजिडेंशियल स्कूल्स मात्र एक नौकरी नहीं है, एक ज़िम्मेदारी है। जी। यहाँ पर आपको रहना भी है, आपको पढ़ाना भी है, आपको नौकरी भी करनी है और बच्चों की देख-रेख के साथ-साथ एक ज़िम्मेदारी भी लेनी है जी। कि हम को आदिवासी बच्चों को मुख्य धारा में लाने के साथ-साथ इनको आधुनिकता की ओर भी हम उनको लेकर लेकर के के चलेंगे और नए-नए लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके हम सहयोग करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं हर एक सब्जेक्ट का आप सभी के बीच पॉडकास्ट वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगला वीडियो किस चीज़ पे आप सभी को चाहिए, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।